देखो, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है यहाँ तक कि जब कहीं भी बॉडी मास इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब वहाँ पर पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया लिविंग ऑब्जेक्ट्स के, लिविंग बींग्स के बारे में। लेकिन अगर आप बात करते हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो ग्रो कैसे कर रहे हैं? अगर आप एग्जाम्पल लेते हो इन माउंटेन्स का, इनके ऊपर क्या ये बर्फ़ जम रही है, जो भी जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, आइस जम जम के एक लेयर फॉर्म कर रही है, ऐसे करते करते लेयर फॉर्म होती है। ये क्या हो रही है? इनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, पर आउटर ग्रोथ है ना, इंटरनल ग्रोथ तो नहीं हो रही। हम कह सकते हैं ये भी ग्रो कर रहा है। अब जैसे अगर हमने कि बॉडी मास अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमने उसको कंसिडर किया है कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, तो वो तो इन केसेस में भी हो सकती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो रही है। ठीक है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इनके ऊपर मटेरियल जो है इकट्ठा होता जा रहा है, तो उनका मास क्या इंक्रीज़ हो रहा है उनके सरफेस पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने माउंटेन्स बता दिए, सैंड माउंट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, ये भी ग्रो करते हैं। लेकिन हम जो इनकी आउटर ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग फीचर तो नहीं मान सकते लिविंग बींग्स का। ऐसे तो आपकी बॉडी के ऊपर मैल आता जाएगा तो आप कह दोगे कि ग्रो हो रही है, नहीं ना। तो हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि आपके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो उनकी इंटरनल बॉडी के अंदर होती है। उनके अंदर सेल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। और जो ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? ग्रो इनकी आउटर सरफेस पे होती है। तो हम इनको नहीं मान सकते, हम इनको लिविंग थिंग्स नहीं मानते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पर ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है 10th क्लास में ही कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स से। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं वहाँ से क्या होंगे? न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता। अगर आप बात करते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो देखने को मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगी है। फंगी मल्टीप्लाई एंड सेपरेट ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अगर आप बात करते हो स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। अब यही जो स्पोर्स हैं वो उनसे क्या बनते हैं? न्यू इंडिविजुअल अराइज होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करते हो प्लेनेरिया की, आपको मैं बताती हूँ। अगर आप बात करते हो जैसे कि प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? देखो, प्लेनेरिया की अगर आप बात करोगे तो प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? उनके हर पार्ट, ये पार्ट, उनका हर पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको आपके इसमें क्या होंगे? हर पार्ट जो होगा वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि एक ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल अराइज होते हैं, और जो पेरेंट इसमें एक ही इन्वॉल्व होगा तो इसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं देखने को मिलती। तो जो इसमें इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो एज इट इज़ अपने पेरेंट के जैसे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, जैसे कि रिप्रोडक्शन जो है वो हाइड्रा के अंदर होगी, तो हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है? इनके बाहर क्या होगी? बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग से ये देखो, ये रिप्रोडक्शन जो होती है वो किन के अंदर? हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बर्डिंग प्रोसेस से होती है। ठीक है, इनके यहाँ पर एक बल्जिंग पोर्शन यानी कि अराइज हो जाता है, बल्जिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, बल्जिंग स्ट्रक्चर अराइज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये बल्जिंग स्ट्रक्चर फिर देखो ग्रो करेगी, डेवलप होगा ये बड़ा अच्छे से, और न्यू हाइड्रा फॉर्म कर देते हैं। ये अपने पेरेंट्स से अराइज हो रहे हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स से। तो ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही मैंने प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया था, ये हम पर क्या है? प्लेनेरिया, इसके हर पार्ट डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होती है? जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। इसमें जो प्रोजेनी फॉर्म होती है, ये इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होते हैं, वो उसके अंदर अपने पेरेंट्स के कुछ ही फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। प्रोजेनी के अंदर जो फीचर्स होंगे, जो बेबी वहाँ प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या होगा? कुछ मतलब अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। उसके बाद देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मोल्स की अगर आप बात करते हो, इनको क्या किया जाता है
कि इनको लैब्स में इनकी लैब में ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की बात करोगे तो उनके अंदर भी क्या होगा, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो हम रिप्रोडक्शन को एक लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग पिक्चर कैसे मान सकते हैं? अगर जो पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो क्या मतलब वो लिविंग बींग्स, मतलब वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी एक लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग पिक्चर नहीं मान सकते, ठीक है। तो यही है कि हैंस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैन नॉट बी एन डिफाइनिंग पिक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वही जो मैंने आपको बताया था कि जो हर लिविंग बींग है, जैसे कि आप हो, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से वो मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होंगी, रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं लिविंग बींग्स की। अब यहाँ पर देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो मैंने आपको बताया था, वो किससे मिलके बने हुए हैं, केमिकल से मिलके बने हुए हैं। वो केमिकल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस से वो बिलोंग करते हैं, उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनके फंक्शन अलग हो सकते हैं, ठीक है। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या हो जाते हैं, सारे मिलकर क्या एक बायोमोलिक्यूल को भी फॉर्म कर देते हैं। तो इनके अंदर क्या होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए आपको, अमीबा, प्रोटिस्टा, हाइड्रा, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में ह्यूमन बींग्स, ये सब। नेक्स्ट है आपका टू टाइप्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, टू टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपकी पूरी बॉडी केमिकल से मिलकर बनी हुई है, कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। आप फूड खाते हो, ये फूड आपने लिया, ठीक है। अब इस फूड में शुगर प्रेजेंट है, कुछ फैट प्रेजेंट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और वहीं पर क्या है, कुछ हीट भी रिलीज़ होती है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और ये मैंने आपको बताया कि ये कौन करता है, कौन करता है इसका काम, मतलब कौन इनका ब्रेक डाउन कर रहा है, तो कौन करता है ये सब फंक्शन, किसके हैं ये वाले, इनको ब्रेक डाउन कौन करते हैं? वही कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डाइजेस्टिव जूसेस देखे थे वही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे जैसे आपके पेट में जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ एक्ट करेगा स्टमक में, फिर पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी फूड आप ले रहे हो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। और उसी टाइम पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, फिर वो एनर्जी यहाँ पर क्या करते हैं, इकट्ठी कर करके उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर करके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। दो रिएक्शन हुई इसमें, टू टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे। सबसे पहले फूड आपने लिया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। ये होता है कैटाबॉलिक पाथवे, कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हुई, फिर इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर देना, ठीक है, वो होता है आपका एनाबॉलिक पाथवे। अब देखो, कैटाबॉलिक में आपने क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था और एनर्जी को रिलीज़ किया था, ठीक है। और एनाबॉलिक में आपने उन्हीं एनर्जी का यूज़ करके, उसी एनर्जी को यूज़ किया, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करा और बायोसिंथेसिस कर दिया। तो ये दो टाइप की रिएक्शंस होती है और आपकी पूरी बॉडी में चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो इसी को बोला जाता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, कि कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है और कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है, वही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी के बाहर भी होती है। आपने जैसे कि आप 10th में फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने पढ़ा है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, लैब में भी करवाई जाती है रिएक्शन। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि वो जिसमें रिएक्शन लैब में करवा रहे हो तो इसका मतलब वो लिविंग बीइंग है, नो, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो यानी कि आपकी बॉडी के बाहर भी होती है, ठीक है। एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपकी बॉडी के बाहर हो रही है, टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म की जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो लिविंग बीइंग है, ना वो लिविंग बीइंग में आते हैं ना वो नॉन लिविंग बीइंग में आते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, यानी कि टेस्ट ट्यूब्स में बाहर, बॉडी के बाहर प्रिपेयर। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी के बाहर हो रही हैं वो लिविंग बींग्स नहीं है, बट श्योरली वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता लग गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, टू टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करती है। हमारा फूड है, फूड को ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, और फिर उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देना होगी एनाबॉलिक रिएक्शन। फिर लास्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप रिस्पॉन्ड करते हो ना,
जैसे जैसे आपका सराउंडिंग होगा आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। कैसे रिस्पॉन्ड करोगे कि अगर समर्स में आपको क्या होता है, स्वेट आता है, ठीक है। विंटर्स में आपको ठंड लगती है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में यानी कि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं आप वो सेंस कर सकते हो, आपके अंदर कुछ सेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। दिस सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू कर सकते हैं ये काम, ठीक है। तो प्लांट जो है, अब देखा होगा अगर आपको कोई मार के चला जाता है, आप उसको मारने लग जाते हो ना डबल, आप सेंस कर रहे हो ना उसको, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप प्लांट्स के केस में देखते हो, जिस साइड उनको ये लगता है कि उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, पानी आ रहा है, तो वो उसी साइड फेस कर लेते हैं, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब एनवायरनमेंट को। तो यानी कि वो भी सेंस कर सकते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को। तो ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने सराउंडिंग से क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं, अवेयर होते हैं वो अपने सराउंडिंग में, ठीक है। जैसे भी जो भी कंडीशन होती है उस चीज़ में क्या करते हैं, वो रिप्लाई करते हैं, सेंस करते हैं उस चीज़ को। ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से भी अवेयर होते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है, क्योंकि हर कोई सेंस कर सकता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट को जिस साइड से भी ऐसा लगेगा कि सन की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, वो उसी साइड मूव कर जाता है, तो वो भी सेंस कर सकता है, आप भी सेंस कर सकते हो। आपको कोई मार देता है, आप रिटर्न में उसको मार के आते हो ज़रूर, ठीक है, तो आप भी सेंस कर सकते हो। तो ये जो सेंसिंग है क्यों कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी को यानी कि सेंसिंग, हम जो सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, उसको एक डिफाइनिंग फीचर माना गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब आपके जो चार थे, फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म और फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके आज करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और ये जो आपको दिख रहा है इसी में से आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।